सो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। लास्ट क्लास में थोड़ा सा इंट्रो किया था हमने इसका 15 मिनट्स में कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। और मैंने आपको मेनली ये बताया था कि इसकी जो टाइप्स हैं, गोइंग कंसर्न से लेकर ऑब्जेक्टिविटी तक गए थे हम। फिर कन्वेंशंस थी, थोड़ा सा इंट्रो पार्ट था। दैट लेक्चर वाज अपलोडेड लेटर ऑन, आपके मोबाइल ऐप में है अगर आप एब्सेंट थे, बट स्टिल आज हम स्टार्टिंग से करेंगे। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एवरीवन, जो भी अभी हो आप ऑनलाइन, कुछ स्टूडेंट का तो आज मैसेज आया था दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन टुडे, बट आप जो भी सामने हो, कोई स्टूडेंट भी बीच में लीव नहीं करेगा। ओके, कोई भी रीजन हो, लीव नहीं करना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। ये थ्रू आउट द अकाउंट्स इंपॉर्टेंट रहेगा। आप +2 में जाओगे, आगे ग्रेजुएशन करेंगे, मास्टर लेवल पे जाएंगे, कोई भी कोर्स करेंगे, जब तक अकाउंट्स रहेगी, जब तक अकाउंट्स के अंदर आप वर्क करोगे बेटा, ये चैप्टर आपके लिए ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहेगा। ये और इसका नेक्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये दोनों ही एक ही चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर वो सब प्रिंसिपल स्टैंडर्ड गाइडलाइंस आती हैं जो आपको एज ए कॉमर्स स्टूडेंट या एज ए अकाउंट स्टूडेंट फॉलो करनी होती है। ओके, तो हर एक बात को वो ध्यान से सुनेंगे, बहुत नॉलेज है इसके अंदर। और जब आपको वो समझ आएगा तभी आप इसके क्वेश्चंस कर पाओगे। इनके क्वेश्चन इतने इजी नहीं है। ओके, बिकॉज हमें केस को सुनकर, किसी कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट को सुनकर ये बताना होता है कि इस पे कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है। तो आपको इस तरह से समझ आना चाहिए चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इतना आपको बता दिया था इसका इंट्रो पार्ट। हम डीके गोल बुक से कर रहे हैं चैप्टर, उसका पीडीएफ आपके सामने है। थ्योरी बेस ऑफ काउंटिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरी बेस ऑफ काउंटिंग, मींस बेस। बेस मींस फंडामेंटल्स। हमारी अकाउंटिंग का थ्योरी फंडामेंटल क्या है, मींस हमारे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। जब हम न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं तब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हाउ टू मेक जर्नल, अकाउंटिंग क्वेश्चन, लेजर, कैश बुक, फाइनल काउंट्स, वो सब न्यूमेरिकल पार्ट है। बट उन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए जो अजम्पशंस होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे आज आपकी क्लास है तो आपकी एक अजम्पशन है कि आज क्लास होगी। आप मॉर्निंग में आपकी अजम्पशन थी ना कि टुडे देयर विल बी क्लास, बट फिर क्या हुआ, क्लास का टाइमिंग मैंने लेट कर दिया ड्यू टू दैट वेबिनार। लेकिन आपके पास एक अजम्पशन थी कि आज क्लास होगी, पक्का होगी। अगर आज आपके पास ये अजम्पशन होती कि आज शायद क्लास नहीं होगी, आपको कोई इंट्यूशन होती कि आज तो क्लास नहीं होगी, तो शायद आप वेट करने के बजाय किसी और वर्क में इन्वॉल्व हो जाते, या शायद आपको कहीं जाना था या कुछ और वर्क करते। हम लाइफ में जब भी कुछ डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन हमारे कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग पे, हमारी जो ट्रेडिशनल थॉट्स हैं जिसको पेरेंट्स भी फॉलो करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी मानते थे, कुछ उस पर डिपेंड होता है। कुछ हमारे लाइफ के अपने रूल्स होते हैं, है ना, हम अपना स्टैंड खुद लेते हैं किसी बात पे। ये सब मिलाकर हमारी लाइफ को ये बातें कंट्रोल करती हैं, राइट। सेम वे में सेम वे में अकाउंट्स के अंदर भी एक अकाउंटेंट जो कि एक ह्यूमन बींग है, उसको डिसीजन मेकिंग करनी होती है। जबकि अकाउंट्स तो थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है, बट उस पर वर्क किसको करना है, हम लोगों को, एज ए ह्यूमन बींग। तो हमें क्या डिसीजन लेना है, कैसे लेना है, क्या फॉलो करना है, परफॉर्मेंस का कैसा डिजाइन रहेगा, और उसके अंदर एंट्री, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड कैसे आएगी, ये सब कुछ हमें ये थ्योरी बेस बताता है। तो इट्स अ थ्योरेटिकल बेस, यू कैन से। सो इट इंक्लूड्स ऑल प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, रूल्स, गाइडलाइंस, इन सब का मीनिंग एक ही है। और यू कैन से इट ऑल्सो इंक्लूड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है? जैसे बेटा हर एक चीज की अथॉरिटी होती है ना, एक जैसे कोई लीगल मैटर है तो लॉ से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट या जो भी उनसे रिलेटेड अथॉरिटीज हैं वो डिसाइड करती है, या हाई कोर्ट डिसाइड करती है, या फिर जो भी बार रूम होता है वो डिसाइड करता है। तो वो लीगल प्रोसेस है। ऐसी बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी डिसीजन होगा वो कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो आईआरडीआई फिक्स करे। तो ऐसे हमारे क्रिकेट से रिलेटेड कुछ होगा तो इंडिया के अंदर कौन डिसाइड करेगा? उसकी अथॉरिटी है।
कौन है बेटा इंडिया के अंदर क्रिकेट बोर्ड को कंट्रोल करने वाला? बीसीसीआई। बीसीसीआई। ऐसी इंटरनेशनल क्रिकेट को कंट्रोल करना हो, उसके रिलेटेड कोई रूल्स बनाने हो या कुछ भी करना हो, तो कौन है? आईसीसी। आईसीसी। तो हर एक चीज को लेके एक अथॉरिटी होती है। इन द सेम वे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अगर चेंज करना हो या नए बनाने हो या कुछ फ्लेक्सिबल करना हो, कुछ भी करना हो बेटा, जैसे हम बोलते हैं कि कुछ नई चीजें आई हैं, अब हमें ऐसे लिखना है, प्रेजेंटेशन ऐसे होगी, जीएसटी के अंदर ये चेंजेस आई हैं, हर एक चीज जो अकाउंट्स में इन्वॉल्व है उसको लेकर रूल्स बनाती है आईसीएआई। ये आपको आज के बाद याद रहना चाहिए। ये भी वन ऑफ द एमसीक्यू है कि कौन बनाता है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो जितने भी हमारे इंडिया के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सीएस जिनको बोलते हैं, उनका एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है। जो भी उस इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो मिलकर ऑटोमेटिक वो एक्सपीरियंस रिटायर्ड पर्सन होंगे जो उसके मेंबर होंगे। तो जब आप ऑल इंडिया लेवल पे वर्क करते हो और आप बहुत बढ़िया एक रैंक 1 सीए होते हो, तो आपको शायद वहां पे इस चीज को आपको एज ए जॉब वहां मिलती है या फिर आप वहां पे उसके मेंबर बनते हो। तो आईसीआई की ब्रांचेस हर सिटी के अंदर है। चंडीगढ़ सेक्टर 35 में है। तो ऐसे ही ऑल ओवर आपको हर जगह मिलेगी। तो आईसीआई जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स को कंट्रोल करता है, गवर्न करता है। जो चेंज करनी है, जो नए बनानी है, वो बनाएगा। तो थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग किसने बनाया है? आईसीएआई ने। ओके। इसके अंदर क्या है? प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, रूल्स, जिनको भी आज हम समझेंगे, है ना। 2 या 3 क्लासेस में चलेगा चैप्टर ये। उसके बाद की थ्योरी बहुत फास्ट चलती है। 3 चैप्टर्स की थ्योरी स्लो चलती है, ये थर्ड वन है। इसके आगे तो एक दिन में एक चैप्टर हो जाया करेगा, ऐसा होगा बेटा। एक दिन में एक लेक्चर, एक चैप्टर होगा। एंड बीच बीच में हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाएंगे सो दैट स्पीड अप रहे हम। और वो सब रूल्स यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी के बेस पे बने हैं सो दैट हम जब उनको फॉलो करें तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो यूनिफॉर्म रहे। जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म क्या कभी चेंज होता है? सेम रहता है। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक स्कूल का यूनिफॉर्म सेम है। या फिर आप कह लो कि वो बहुत टाइम के बाद जाके उसमें चेंज आएगी एक। अदरवाइज आप देखोगे लास्ट 10 ईयर से आपके स्कूल का यूनिफॉर्म सेम ही है। सेम कलर कोड, सेम डिजाइन, एवरीथिंग सेम। तो इससे एक यूनिफॉर्मिटी आती है, सभी स्टूडेंट एक स्कूल के स्टूडेंट लगते हैं जब आप एक साथ सब लोग होते हो। जबकि यही बेटा जब आप सब स्टूडेंट्स फेयरवेल पार्टी में जाते हो, आपने अटेंड की होगी अपने स्कूल का, खैर आपके टाइम पे कोविड का सीन रहा, कभी ना कभी आप स्कूल की किसी पार्टी में गए हो या किसी और पार्टी में जाते हो। एक मैरिज पार्टी को ज्यूम करो बेटा। मैरिज पार्टी में सब लोग कैसे डिफरेंटली दिखते हैं हमें। हर किसी का अपना एक चॉइस होती है। ऐसा नहीं कि आपको हर पर्सन एक जैसे कॉस्ट्यूम में मिले, एक जैसा आउटफिट में मिलेगा, ऐसा नहीं ना। वो हमेशा वो अलग अलग तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं, तो इसलिए वो पार्टी यूनिफॉर्म नहीं है। हर कोई अपने तरीके से वहां पे आ रहा है। लेकिन आप स्कूल में जाओगे तो यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, स्कूल के स्टूडेंट एक यूनिफॉर्म में है। तो ये जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी वाला, ये हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखाते हैं कि आपकी ट्रीटमेंट एक जैसी होनी चाहिए। ये थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग है। मनन अभी थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग का मीनिंग बताया मैंने जस्ट, कि इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी लाते हैं। जैसे स्कूल यूनिफॉर्म सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा कर देती है, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई कुछ है, सबका इनकम लेवल डिफरेंट होता है। कोई 2 व्हीलर पे आता है, कोई साइकिल पे आ रहा है, कोई ऐसे ही आ रहा है, कोई कार पे आ रहा है। तो पेरेंट्स के पास पैसा कितना है, इस बात से स्कूल नहीं चलता है। स्कूल के सभी स्टूडेंट एक यूनिफॉर्म में आएंगे। डजेंट मैटर कि आपके पेरेंट्स कितने रिच हैं, कितने पुअर हैं, डजेंट मैटर। स्कूल यूनिफॉर्मिटी का मीनिंग ये होता है ऑल स्टूडेंट्स आर सेम फॉर एवरी टीचर, प्रिंसिपल, एवरीवन। तो दैट्स वाई उसको यूनिफॉर्म कहते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म। लेकिन आप जब किसी पार्टी में जाओगे तो आप अपनी रिचनेस के हिसाब से ही अपने आप को मैनेज करते हो। आप कितना भी कॉस्टली कुछ भी वियर कर सकते हो, एवरीथिंग। लेकिन स्कूल में कुछ भी अलाउड नहीं है। आप अपनी रिचनेस शो नहीं कर सकते वहां पे। यू ऑल सेम, यू आर स्टूडेंट ना, आप नॉलेज लेने के लिए आए हो। जैसे पहले गुरुकुल में जाते थे स्टूडेंट्स, कोई किंगडम से आया है, कोई बहुत पुअर फैमिली से आया है, लेकिन गुरुकुल में सब स्टूडेंट एक जैसे होते थे। कोई
मतलब किसी भी कल्चर से रिलेटेड है। तो ऐसे ही हमारे जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए थे, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, बिकॉज आईसीएआई ने जब ये स्टार्ट किया था तब इन्हीं सब बातों को सामने रखा गया था। हमारी इंडिया के अंदर जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितना भी इतना कुछ है, लेकिन उन सबको एक यूनिफॉर्मिटी में लेके आना चाहिए था। तो जितने रूल्स बनाए गए स्टेट वाइज, देखो हर हम लोग डिफरेंट है ना, पंजाब हरियाणा से कितना डिफरेंट है, राजस्थान फिर यूपी से कितना डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना था। तो इसलिए रूल्स बनाए गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए। और इंडिया में कितने अकाउंटेंट्स होंगे बेटा, लैक्स अकाउंटेंट होंगे, पर उन सबको प्रोफोर्मा एक जैसा बनाना है, जर्नल, लेजर, कैश बुक, फाइनल अकाउंट्स, सो दैट हमारी प्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी आए। ये थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग का एक्चुअल मीनिंग है। बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि आप इसको अगर एज ए थ्योरी पढ़ोगे तो ये बोरिंग है और आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट नहीं होगा। आप सिर्फ मार्क्स लेने के लिए पढ़ते हो तो गलत है। प्लस वन के मार्क्स कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं भी नहीं बेटा। नो बडी विल आस्क यू कि आपके प्लस वन में कितने मार्क्स आए थे, ना ही आपके पास कोई सर्टिफिकेट होगा उसका इतना। आपकी नॉलेज मैटर करेगी आगे फर्दर क्लासेस में। तो अब सबसे पहले इसमें से एक फर्स्ट वर्ड लेते हैं हम, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स क्या है, जस्ट रीड आउट करो। मैं आपको फिर इसका एक सिंपल मीनिंग बताता हूँ। जस्ट रीड दिस पैराग्राफ। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है, क्या ये दिख रहा है आपको, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इस पे कुछ मार्क का चलेगा नहीं, बिकॉज जब कई बार कुछ पीडीएफ आते हैं वो लॉक कर दिए जाते हैं पीडीएफ ना, उन पीडीएफ को हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये कुछ फॉर्मेट पर बनाया गया है पीडीएफ, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो पाएंगे, ना ही मैं मार्कर से कुछ लिख पाऊंगा शायद, एक्स्ट्रा टूल्स यूज करने पड़ेंगे मुझे। तो अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहा मैं उसमें। तो आपको ये दिख रहा है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये हमारे प्रिंसिपल का एक्चुअल मीनिंग है। बिकॉज, अच्छा रीड कर लिया आपने पैराग्राफ, क्या कर रहे हो अभी, सर रीड कर रहे हैं। कर लिया। इसका मीनिंग क्या है अब, सिंपल वर्ड्स में, हम जितनी भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं सबका एक ही पर्पस है, बिजनेस के प्रॉफिट तक पहुंचना। जैसे जर्नल, जर्नल से पहले वाउचर्स बनते हैं, वाउचर से पहले सोर्स डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन होती है ट्रांजैक्शन की, सोर्स डॉक्यूमेंट, वाउचर्स, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर जाके हम कहीं फाइनल अकाउंट्स तक पहुंचते हैं बेटा, जो आपका टर्म टू का सिलेबस है फाइनल अकाउंट्स। तो वहां जाके हम दो चीजें देखते हैं, एक तो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और एक बिजनेस की सोलवेंसी। सोलवेंसी मीन्स फाइनेंशियल कंडीशन। एक एक वर्ड को पहचानना है बेटा आपने। थोड़ा सा हार्ड वर्किंग है, बोरिंग है, बट मैं भी तो कर रहा हूँ इतने ईयर्स करने के बाद। आज हमारे लिए आज भी बोरिंग नहीं है, आप तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपके लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए। यू आर लर्निंग ऑल द न्यू थिंग्स। तो एक एक वर्ड का मीनिंग, सोलवेंसी जैसे यहाँ पे न्यू वर्ड आया है, अगर आपके पास बुक है इस टाइम तो बुक में इन सब चीजों को अंडरलाइन करिए। और यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको ये दोनों बुक्स परचेज करनी है, डीके गोयल और कल्याणी, दोनों को हम मिला के चलेंगे। कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ उसमें। सोलवेंसी जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड वर्ड है। जैसे आपको एमसीक्यू आएगा या फिलअप्स आएंगे तो वहां लिखा होगा कि टू डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड, फिर आप वहां पे फाइनेंशियल कंडीशन भी लिख सकते हो, सोलवेंसी वर्ड भी लिख सकते हो। अगर बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसका मीनिंग क्या है कि बिजनेस स्ट्रोंग नहीं है, बिजनेस के पास एसेट्स कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, इट मीन्स वो बिजनेस अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के कैपेबल नहीं है, तो वो बिजनेस क्या कहलाता है, इंसॉल्वेंट। उस बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। लेकिन अगर आप सॉल्वेंट हो तो आपकी बैलेंस शीट बताएगी ये चीज,
वो फाइनल काउंट्स का पार्ट है। और ये सब किसको जानना होता है? हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज को, इंटरनल या एक्सटर्नल जो पार्टीज है उन सबको ये जानना होता है कि हमारे बिजनेस की प्रॉफिट्स कैसे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। दैट्स वाई उन सब के लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, एक स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड, जो सबको एक्सेप्टेड हो, सबको समझ आए। एक्सेप्टेड कब होगा? आज मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है, आपको एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो आप एक्सेप्ट कैसे करोगे? जो बात आपको समझ आएगी उसी को तो एक्सेप्ट करोगे ना आप। तो दैट्स वाई, तो ये वो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको सब लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसको फॉलो भी करना पड़ता है, वो सब गाइडलाइंस हैं ये, ठीक है। ये इसका मीनिंग हो गया। तो इट मीन अगर आता है व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो दीज आर कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑन विच ऑल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। फॉर whom? किसके लिए? फॉर दीज पर्सन्स, दीज पीपल, फॉर दीज पीपल हम बनाते हैं। और इनका क्या पर्पस है? प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस की सॉल्वेंसी को जानना। अगर आपको कई बार थ्योरी याद करने में प्रॉब्लम आती है ना, तो आप उसको क्वेश्चन मार्क फॉर्म में कन्वर्ट किया करो। आज के वेबिनार में मैंने ये भी बताया था स्टूडेंट्स को, आप क्वेश्चन पूछो, हु, फॉर whom, टू whom, हाउ, व्हाई, इन सब का आंसर लिखा होता है। जैसे किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इन लोगों के लिए। क्यों? व्हाई? फॉर whom तो हो गया ना, इन लोगों के लिए। व्हाई? प्रॉफिटेबिलिटी और सोल्वेंसी के लिए। व्हाट? क्या करेंगे हम? कुछ गाइडलाइंस, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, तो उन्हीं को बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसकी फीचर्स ही वही हो जाएंगी बेटा। देखो, नंबर 1, ये यूनिफॉर्म है। अब आपने अगर मीनिंग देखा है तो मीनिंग में से ही फीचर्स निकलेंगी, फीचर्स, नेचर, कुछ भी ऐसा। ये यूनिफॉर्म है मींस ये हर एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। जैसे मैंने आपको स्कूल यूनिफॉर्म का एग्जांपल दिया, सो दैट इंडिया में अकाउंटेंट कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, वो साउथ में हो या नॉर्थ में हो या कहीं भी हो, उसे एक यूनिफॉर्मिटी फॉलो करनी है। उसे जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा वैसा ही बनाना है जैसा मैं चंडीगढ़ में बना रहा हूँ, वैसे कोई मुंबई में बना रहा है, वैसे कोई ईस्ट में बना रहा है। कितना डिफरेंस होता है ईस्ट और नॉर्थ और साउथ में इंडिया के अंदर। तो हम जैसे हम बना रहे हैं, इट मीन्स अगर मेरी अकाउंटिंग का लेक्चर नॉर्थ में आपको समझ आ रहा है तो बेटा साउथ में और ईस्ट में भी समझ आएगा सबको। ऐसे ही वो लोग जब जर्नल लेजर बनाएंगे तो वैसे ही बनाएंगे जैसे तुम लोग बना रहे हो। सेम वे में किसी भी बिजनेस या किसी भी कंपनी के अकाउंट्स सेम फॉर्मेट पे बनते हैं, चाहे वो बिजनेस इंडिया में कहीं भी हो, डजेंट मैटर कि वो पंजाब में है कि गुजरात में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट्स एक जैसे ही होंगे। अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपको कंपनी की जो रिपोर्ट्स मिलेंगी वो एक ही फॉर्मेट में मिलेंगी। तो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। एक जैसे रूल्स का सेट है। क्या है बेटा ये? एक जैसे रूल्स गाइडलाइंस का एक यूनिफॉर्म सेट है। सेकंड, जैसे आपका यूनिफॉर्म होती है तो यूनिफॉर्म का सेट सबको सेम मिलता है, सभी स्टूडेंट्स को। क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स हैं तो 60 स्टूडेंट्स के पास यूनिफॉर्म का सेट सेम है, सेम टाइप का उसको सब मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे है, सभी अकाउंटेंट को एक सेट मिलेगा, आपको इसी को फॉलो करना है, ये कहा जाएगा। ये मैन मेड है बिकॉज आईसीआई ने बनाए हैं। दीज आर नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड। लेबोरेटरी टेस्टेड क्या हो सकते हैं बेटा? क्या बोलते हैं उसको हम? जिनको हम क्या किसी लैब में जाके टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये ठीक बने हैं, गलत बने? नहीं, ये मैन मेड हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम इनको चेंज भी किया जाता है, इनमें चेंजेस लाई जाती हैं। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्वेश्चन किसी भी पॉइंट पे आ सकता है। यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है, ओके, ये मैन मेड है। साथ साथ में रीड करते रहना बेटा, यू विल गेट इनफ टाइम। जब तक मैं समझाऊंगा तब तक आप रीड भी कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट पे हम, ये मैन मेड है, इट मीन हमने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी रीजनिंग से इनको बनाया है। आईसीआई के अंदर कौन है? दिस नो गॉड। वहां पे कोई ऐसा नहीं कि
पहले से कुछ चीजें लिखी हुई हैं, हम उनको देख के बोल रहे हैं। ऐसा कोई, ये जैसे रिलीजियस बुक्स बनी हुई है ना हमारे पास, बाइबल है या कुरान है या रामायण है, ये सब बने हुए हैं, पहले से बना के दिए गए हैं। आपको बस इनको पढ़ना है और इनको फॉलो करना है। ऐसे नहीं है ये बनाए गए हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खुद बनाए हैं, आईसीए ने बनाए हैं। तो दैट्स वाई जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री अदर सब्जेक्ट्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं और वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हैं, ऐसे ही अकाउंटिंग के प्रिंसिपल बनाए गए हैं। कुछ चीजें इंटरनेशनल फिक्स की गई हैं, वो कंट्री टू कंट्री चेंज नहीं होती। जैसे डेबिट क्रेडिट का मीनिंग कहीं चेंज होगा बेटा, नो वेयर। आपको इंडिया में जो मिल रहा है मीनिंग, वही आपको यूएसए में मिलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। लेकिन कुछ प्रिंसिपल कंट्री टू कंट्री चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें हमने अपनी कंट्री के हिसाब से बनाया है। ये किसी लैब में टेस्टिंग के लिए नहीं भेजे जा सकते। मीन्स हमने बनाए हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ में वीक पॉइंट्स भी हैं, उन्हें टेन टू चेंज भी किया जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल भी हैं। आपको है ना, ये रिजिड नहीं है। बिकॉज जब हमें लगता है कि टाइम चेंज हो गया है, जैसे अभी लेटेस्ट टाइम जो चल रहा है, उस टाइम के अकॉर्डिंगली हमें कुछ चीजों में चेंजेस करनी चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स को कैंसिल करना चाहिए, कुछ नए बनने चाहिए, तो सब चलता है इसमें। दैट्स वाई एवरी 4 to 5 years के बाद कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नए बन जाते हैं, कुछ ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेंज कर दिया जाता है। मीन्स दीज आर फ्लेक्सिबल। दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट है बेटा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। क्यों है सबको एक्सेप्ट क्यों होते हैं? क्योंकि ये रेलेवेंस के अकॉर्डिंग बनते हैं, ये हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से रेलेवेंट होते हैं, ये रेलेवेंट नहीं होते। हम देखो एक्सेप्ट किसको करते हैं, जिसकी रेलेवेंसी होगी तभी तो एक्सेप्ट करेंगे ना। जैसे मैंने आपको बोला आज आपकी क्लास 30 मिनट्स लेट होगी, या मैं आपको बोलता कि आज ये लेट आवर्स में होगी, लेकिन अगर मैं आपको बोलता कि बेटा आज क्लास रात को 1 से 2 होगी, वो रेलेवेंट नहीं है। उस पर क्या आप एक्सेप्ट करते, क्या आप ओके सर लिखते इफ आई राइट कि बेटा आज की क्लास रात को 2 बजे स्टार्ट होगी, बिकॉज टिल 2 o'clock आई एम बिजी। तो इट मीन क्लास कैंसिल करना तो रेलेवेंट है कि टुडे आई एम नॉट बिजी, आई एम नॉट फ्री। वो तो हो सकता है कि मैं आज फुल डे बिजी हूँ, मैं कहीं पे गया हूँ या वट एवर, लेकिन रात को 2 से 3 बजे ये क्लास का टाइम तो नहीं है ना, ये तो ऑक्यूपेड है। तो ये टाइमिंग रेलेवेंट नहीं है, आप लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे। अब लोग सर बेटर की क्लास कैंसिल कर दो। लेट आवर्स का मीनिंग भी तो 8, 8:30, 9 o'clock हो सकता है ना, लेकिन लेट आवर्स का मीनिंग वो नहीं हो सकता। मीन्स मैं कोई ऐसा प्रिंसिपल स्टैंडर्ड क्रिएट नहीं कर सकता कि बेटा हमारी कोचिंग का टाइम रात को 2 बजे रहेगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये रेलेवेंट भी तो नहीं है ना। तो जो रेलेवेंट होगा उसे कोई भी एक्सेप्ट करेगा। तो जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि ये रेलेवेंट हो। बेटा इन पे एमसीक्यूज आते हैं, स्कूल टीचर इन पे डालते हैं कौन कौन सी फीचर्स है हमारी। एक तो रेलेवेंस फीचर है, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, मींस इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और पर्सनल जजमेंट। ऑब्जेक्टिविटी ऑल्सो इम्प्लाइज वेरिफिबिलिटी एंड इट मीन्स ट्रूथनेस, करेक्टनेस। ये सारे वर्ड्स एक ही चीज है बेटा। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर करेक्टनेस होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, उसे कोई गलत प्रूव ना कर सके। और अगर कोई चीज बनाई, जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट अभी आपने की नहीं है, जब आप बैलेंस शीट करोगे तो आप समझोगे कि एसेट्स लायबिलिटीज के इक्वल क्यों है। मैं आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर में समझा पाऊंगा कि डेबिट क्रेडिट के इक्वल क्यों है, एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस, कैपिटल प्लस इनकम प्लस लायबिलिटीज के इक्वल कैसे हैं। आई कैन प्रूव दैट, मैं आपको समझा सकता हूँ। ये ट्रूथनेस या करेक्टनेस के साथ बने हैं। तो दैट्स वाई दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। जिस चीज में बेटा हम वेरीफाई ना कर सके, वो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में नहीं होती, वो सही नहीं होती। मीन्स जिसे आप प्रूव ना कर सको, ठीक है। जैसे अभी मैं कल यूएसए में था, मेरा कल जो लेक्चर हुआ था वो यूएसए में हुआ था, क्या मैं ये प्रूव कर सकता हूँ? मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ आपको कि बेटा येस्टरडे आई वाज इन यूएसए, तो मेरा वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार चल रहा था। क्या यह बात मानने को रेडी हो? अगर मैं कल यूएसए में था तो क्या आज इंडिया में अपने कोचिंग सेंटर से टीच कर रहा हूँ? अभी तो ऑनलाइन है, तो आपको पता ही नहीं कि मैं कहाँ से टीच कर रहा हूँ, वेयर आई एम, कहाँ पे हूँ बेटा, मैं घर पे हूँ या इंस्टीट्यूट में हूँ, या मैं इस टाइम किसी फॉरेन कंट्री से टीच कर रहा हूँ। यू कांट प्रिडिक्ट।
एस्टिमेट नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर मैं आज आपको इंडिया के नंबर से फोन करूं और 2 आवर्स के बाद मैं आपको बोलूं कि बेटा मेरा वेबिनार यूएसए में चल रहा है, यूएसए के अंदर से मैं दे रहा हूं, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या इसको हम सही प्रूव कर सकते हैं? किसी तरह से नहीं कर सकते बेटा प्रूव। तो ये बात उसी टाइम पकड़ी जाएगी कि ये गलत है, ये रॉन्ग है। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि आप उसको रॉन्ग प्रूव कर सको या उसका कोई रीजन समझ ना आए। फिजिबिलिटी, तीसरा होता है फिजिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल फिजिबल होने चाहिए बेटा, मींस आप सबके लिए अप्लाई करने पॉसिबल हों। रूल्स तो बना सकते हैं हम कोई भी, जैसे मैंने एक रूल बनाया इंस्टीट्यूट में कि आज हर स्टूडेंट विंडो से जंप करके बाहर जाएगा। मेरा इंस्टीट्यूट 2nd फ्लोर पे है, तो क्या आप विंडो से जंप करके जा सकते हो? अगर ये रूल बना दिया जाए कि आज हम स्टेयर्स यूज नहीं करेंगे, यू ऑल हैव टू यूज अ विंडो, आपको एक रोप दी जाएगी, उस रोप के थ्रू विंडो से नीचे जाना है। क्या ये रूल फिजिबल है? अब रेलेवेंट की बात अलग होगी कि रेलेवेंट है, रेलेवेंट तो है, अगर नीचे जाना है और स्टेयर्स अगर बंद हो जाए आज तो नीचे जाना पड़ेगा आपको, फिर विंडो ही बचती है हमारे पास। विंडो रेलेवेंट है, यस। ऑब्जेक्टिविटी है, यस है, क्योंकि आपको घर जाना है, आपको नीचे जाना है, तो आपको एक रीजन मिल गया जाने का। और सही भी तो है बेटा कि आप इंस्टीट्यूट में स्टे कर सकते हो अगर किसी रीजन से स्टेयर्स बंद हो जाए। यू हैव टू रीच योर होम ना, आपके पेरेंट्स नीचे आ जाएंगे आपको लेने के लिए, तो आप ट्राई क्या करोगे? आप नीचे जाने का। अब अगर ये बोला जाए कि आप विंडो से जंप करके नीचे जाओगे, वो फिजिबल नहीं है। बट अगर आपको एक रोप दे दी जाए, एक स्टेयर, इमरजेंसी एग्जिट होता है ना, जब फायर होती है किसी रीजन से, इमरजेंसी एग्जिट जब होता है तो एक स्टेयर दे दी जाती है, तो जो भी होता है वहां से उस स्टेयर के थ्रू, उस रोप के थ्रू नीचे जाता है, वो फिजिबल है। बट अगर बोला जाए जंप करो, वो फिजिबल नहीं है। जंप कैसे करोगे आप? तो रूल्स जो बनाए जाएं वो रेलेवेंट हो, वो ऑब्जेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो, सही हो, उनका कोई ना कोई रीजन हो, उसकी उस जजमेंट का एक वेरिफिबिलिटी हो, एंड वो अप्लाई करने भी इजी हो, मुश्किल ना हो, कोई ज्यादा पैसा खर्च ना हो उसके ऊपर। ये बेटा हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की फीचर्स हैं। अगर एग्जाम में आपको किसी भी तरह से आते हैं क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, उसका पहला पॉइंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नीड क्या है वो तो समझ आ गई बात, कि हमें कंपैरिजन करना है आपस में कुछ भी इंफॉर्मेशन को, वो तो सेम बात है, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अब उसके अंदर क्या क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की काइंड्स क्या है बेटा? इसको हम अकाउंटिंग अजम्पशंस भी कहते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक बहुत बड़ा, एक ब्रॉड मीनिंग है इसका, मीन्स ये एक हेडिंग है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या थ्योरी बेस ऑफ काउंटिंग, ये हमारा हेडिंग है। इस हेडिंग में सब हेडिंग्स क्या हैं? अजम्पशंस, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स, ये सब चीजें। तो उसमें पहला क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अजम्पशंस क्या है? अजम्पशन का मीनिंग क्या होता है बताओ, एनीवन कैन एक्सप्लेन? और आपको ये कुछ भी याद नहीं करना है, एनीवन? ओके एवरीवन, कुछ भी याद नहीं करना है आपको, जस्ट यू हैव टू लिसन ओनली वन टाइम। आप चाहे लाइव आके सुन लो या बाद में रिकॉर्डिंग देख लो, आपको एक बार सुनना है बस इन चीजों को, और अगर कोई डाउट है तो अभी पूछना है। ये लाइव क्लास का बेनिफिट है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग या लाइव क्लास का मीनिंग सेम है। यहाँ आप अभी साथ के साथ कोई डाउट भी पूछ सकते हो। नाउ टेल मी, अजम्पशन का मीनिंग क्या होता है? When we assume something. बेटा साउंड नहीं आ रही, तो लाउड बोलोगे? Sir, when we assume something that this thing will happen. यस, वेरी गुड, एग्जैक्टली। हम अज्यूम करते हैं कि ये होगा, जैसे आपने आज अज्यूम किया था कि आज क्लास होगी, या कुछ आपके आगे भी प्रोग्राम्स होंगे, आज का कुछ शेड्यूल बनाया होगा आपने कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, अकॉर्डिंगली आप उसके अकॉर्डिंग चलते हो। तो ऐसे ही अकाउंट्स के अंदर भी कुछ अजम्पशंस हैं जिसको फॉलो किया जाता है, जिससे वो इम्पोर्टेंट हो जाती है सबके लिए, मीनिंगफुल हो जाती है। वो अजम्पशंस क्या हैं? तो मीनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है इसके। वो अजम्पशंस क्या क्या हैं, उसमें 3 मेन अजम्पशंस हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1
बताता है हमें। हमारे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अभी आपके लिए चैप्टर नंबर 4 आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो इसी का पार्ट है। कुछ बुक्स में इसके साथ ही दिया होता है, जैसे कुछ बुक्स में चैप्टर्स कम हैं तो उन्होंने थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी डाल दी, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के जो नेम्स है आपको शो होते हैं वो एज ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शो होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है वो हमारी 3 फंडामेंटल अजम्पशंस पे बना हुआ है। पहली अजम्पशन, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब यहां से मैं डिटेलिंग में चला जाता हूँ, हम इनके एक एक के मीनिंग को पहले अच्छे से करते हैं। बाकी कल बता तो दिए थे मैंने सारे आपको। बेटा ये 11 है, लिसन, आपको इन 11 में से कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और आप यू आर अ लकी पर्सन, लकी स्टूडेंट्स, बिकॉज पहली बार ऐसा होगा कि +1 में थ्योरी याद नहीं करनी है। अदरवाइज बेटा आज तक जितनी भी ईयर्स, 20 ईयर्स में मैंने स्टूडेंट्स को इस बात पे फोकस दिया कि बेटा आपको याद करना पड़ेगा। हम उनसे सुनते भी थे क्लास में, आपके टेस्ट जब होते थे आपको लिख के देना पड़ता था। मीन्स याद करना और समझना दो अलग अलग बातें हैं। अंडरस्टैंड तो हो जाएगा, जैसा कोई मूवी देखते हो, सॉन्ग सुनते हो, कोई मैच देखते हो, समझ तो आपको आ जाता है, पर क्या वो सारा सुना सकते हो आप? सुनाना पॉसिबल नहीं होता, उसके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क चाहिए होता है। तो वो हार्डवर्क एटलीस्ट आपका कम है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अगर नहीं है आपका तो ऑब्जेक्टिव पेपर में सिर्फ आपको आंसर बताना है किसी भी पॉइंट का। तो दैट्स वाई आज आप ज्यादा हार्डवर्क कर सकते हो जब आप याद करने की प्रॉब्लम से बच गए तो इट्स हिस्टोरिकल मोमेंट कि जब +1 स्टूडेंट को थ्योरी याद नहीं करनी पड़ रही। अगर स्कूल सब्जेक्टिव एग्जाम लेगा तो वो आपको बता ही देंगे, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो ऑब्जेक्टिव ही होगा आपका। स्कूल समटाइम्स डिफरेंट करते हैं, सीबीएसई गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं करते। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये क्या है? जब मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मेरी एक अजम्पशन होती है कि बेटा ये बिजनेस एक लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। इस कई बार हम सोचते हैं ना, आई विल स्टार्ट दिस बिजनेस देन माई नेक्स्ट जनरेशन विल टेक ओवर दिस बिजनेस। ये बिजनेस कल को मेरी फैमिली भी ज्वाइन करेगी, फिर आगे नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और ऐसा हुआ भी है। कई कंपनीज 200 ईयर्स ओल्ड हैं, कई पार्टनरशिप फर्म्स, कई ऐसे बिजनेस है बेटा हमारे पूरे वर्ल्ड में जिसे शायद ग्रैंडसन या सॉरी ग्रैंडफादर या उससे भी ओल्ड जनरेशन ने स्टार्ट किया था, वो आज आपके फादर कर रहे हैं या शायद आप करोगे उसको आगे जाके। तो वो फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है, बिजनेस चलता रहेगा। तो दैट्स वाई बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है वो एक ही जम्पशन पे कि ये गोइंग कंसर्न है, चलता रहेगा 10 साल 50 साल। दैट्स वाई अब इसका क्या इफेक्ट आता है बेटा? इसका इफेक्ट आता है वी परचेज फिक्स्ड एसेट्स। मुझे एक बात कंसर्न हो, जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो क्या आप कभी टेंट हाउस परचेज करते हो? चेयर्स, टेबल, टेंट और वो सब कैटरिंग का सामान जो होता है परचेज करते हो या किराए पे लेके आते हो? बताइए, इज इट ऑन हायर बेसिस और यू परचेज ऑल दीज? टेल मी। हायर। रेंट करते हैं। रेंट हायर, है ना? आप हायर या रेंट पे लेके आते हो, यू हायर दोज आइटम्स ऑन 1 डे रेंट, 2 डे रेंट। 2 दिन के बाद जब फंक्शन ओवर हो जाता है, ऐसा हुआ होगा ना आपके सामने, आपने देखा होगा कोई ना कोई फंक्शन आपके घर में जब कभी भी हुआ है, वो सब सामान आपके घर में आता है जो नॉर्मली आपके पास नहीं होता। वो सब कैटरिंग का सामान, टेबल, चेयर्स, टेंट, एवरीथिंग, वो 2 दिन के लिए आपके घर में रहता है। 2 दिन के बाद फंक्शन ओवर, कैसा भी फंक्शन आपके घर में, दैट्स ओवर, और वो चला जाता है। 2 दिन के बाद सब चला जाता है सामान, सब डेकोरेशन का सामान, लाइटिंग, एवरीथिंग 2 या 3 दिन के लिए हमारे घर में आती है बेटा, बस ज्यादा 7 डेज आएगी, है ना? डिपेंड है वो फंक्शन कैसा है। मैंने कुछ घर के अंदर मैरिज फंक्शन देखे हैं, 7 डेज तक उनके घर में वो सब सामान रहता है, डेकोरेशन, लाइट्स, फ्लावर्स, है ना, एवरीथिंग। 7 डेज के बाद उनका घर बिल्कुल नॉर्मल लगता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। फंक्शन की 7 डेज के अंदर वो सब खत्म हो जाता है और फिर लगता है जैसे नॉर्मल, जैसे लाइफ चल रही थी वैसे चल रही है। कोई डेकोरेशन नहीं है, कोई आपके घर में कैटरिंग वाले नहीं घूम रहे, क्योंकि आपको पता है वो फंक्शन 7 डेज का है, या आपको पता है वो जागरण 1 डे का है, या वो बर्थडे का फंक्शन 1 डे का है, 1 इवनिंग का है। तो आप उन सब चीजों को परचेज नहीं करते। बट ऑन द कंट्री यहाँ बिजनेस में देखो बेटा,
अब इसका रेसिपल को देखो, बिजनेस जब स्टार्ट होता है, बिजनेस परचेज एवरीथिंग. व्हेन आई स्टार्टेड माय कोचिंग सेंटर, आई परचेज एवरीथिंग. आई परचेज्ड फर्नीचर, एयर कंडीशनर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एवरीथिंग. वहां पे आप जाके देखोगे तो बहुत कुछ है वहां पे. तो मुझे तो पता नहीं कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा. 20 ईयर्स पहले की बात कर रहा हूं मैं. आज तो 20 ईयर्स के बाद हमें पता है कि बिजनेस चल रहा है, चलता रहेगा. लेकिन 20 ईयर्स पहले व्हेन आई स्टार्टेड एनी प्रोफेशन, तब मुझे नहीं पता था ना कि चलेगा या नहीं चलेगा. बट आई हैड टू परचेज एवरीथिंग. तो हर कोई जब बिजनेस स्टार्ट करता है बेटा, वो अपनी शॉप पे सारी की सारी फिक्स एसेट्स परचेज करता है. देखे ना आपने एक नई शॉप को बनते हुए कितना पैसा खर्च करते हैं वो, शोरूम्स पे, शॉप्स पे, फर्नीचर पे, डेकोरेशन पे. उसके बाद फिर वन डे जब वो बिजनेस स्टार्ट होता है, देन दे गेट फर्स्ट कस्टमर. उससे पहले उन्होंने पैसा लगाया, बनने में 2 साल लग गए शोरूम को, या 1 साल लग गया. तो वो यही सोच के बनाया बेटा कि ये बिजनेस चलेगा, वो भी रेंटल प्लेस पे. ये नहीं कि शोरूम अपना है हमारा, शोरूम रेंट पे है, पर उसको बनाने में हमने लाखों रुपए खर्च कर दिए. वी परचेज्ड ऑल दोज फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सोच के कि बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा. बंद होने को तो बेटा 1 साल के बाद ही बंद हो सकता है. बिजनेस फेल हो जाता है 2 साल में, बंद हो जाता है. तो दैट्स वाई वी परचेज फिक्स एसेट्स. वो इसके बेस पे परचेज करते हैं. अब देखो, फिक्स एसेट्स को परचेज करने का रीजन क्या हो गया? गोइंग कंसर्न. अब आप इसको रीड करो पैराग्राफ को, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट बात निकलती है. बस यही हार्डवर्क है बेटा आपका, और अभी मेरे सामने करोगे तो हो जाएगा. बाद में तो इफ एंड बट है कि आप इस थ्योरी को रीड करोगे या नहीं करोगे. अभी रीड करो बेटा. देखो इसमें आप देखो इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं. और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको नोट्स भी बनाने हैं इसके ऊपर. जैसे गोइंग कंसर्न में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सामने आई? बिजनेस परचेज फिक्स एसेट्स बिकॉज इट विल गो फॉर ए लॉन्ग टाइम, एंड एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इररेलेवेंट टू मार्केट वैल्यू. हम ये देखते हैं कि हमारी फिक्स एसेट्स की मार्केट वैल्यू क्या है. हम सिर्फ उनको परचेज करते हैं. परचेज करके उन्हें अपनी कॉस्ट, जिस प्राइस पे परचेज किया है इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस, उसे बुक्स में डेबिट कर देते हैं. फिर एवरी ईयर के एंड पे उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ये समझते हुए कि उसकी लाइफ कितनी है. अगर सपोज मैंने एक फर्नीचर परचेज किया जिसकी जिसकी वैल्यू है 1 लाख. सुन लिया बेटा सबने? फर्नीचर की वैल्यू है 1 लाख और इसकी लाइफ है 10 ईयर्स. तो 1 ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया बताओ? 1 लाख रुपीज का फर्नीचर है, 10 ईयर्स लाइफ है. तो बताओ 1 ईयर का एक्सपेंस कितना हुआ? 10,000. 10,000. 1 लाख डिवाइड बाई 10. सबको समझाइए बात? ये करके दिखाओ ये चीज इतनी सी. 1 लाख डिवाइड बाई 10, इट मीन 1 ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10,000. हम वो 10,000 लगाते जाएंगे उसके ऊपर, और 10 ईयर्स तक उसकी बुक्स में वैल्यू को जीरो कर देंगे. मीन उसकी लाइफ खत्म होगी. फर्नीचर की लाइफ 10 साल थी इन दिस वे. तो उसकी कॉस्ट को देखे ना यहाँ पे, जो मशीन परचेज की है उसकी कॉस्ट को हम 10 ईयर्स पे स्प्रेड ओवर, मींस 10 ईयर्स पे हम उसको डिवाइड कर देंगे. सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मेनली लिंक किससे हुआ बेटा? 2 बातों से, कि बिजनेस की लाइफ बहुत ज्यादा है, दैट्स वाई वी परचेज फिक्स एसेट, और उनका डेप्रिसिएशन हम हर साल बुक्स में शो करते हैं. दैट्स ऑल. बस इतने हमें रीड करना था. सेकंड सेकंड जो हमारी सबसे बड़ी अजम्पशन है, सेकंड अजम्पशन, वो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. कंसिस्टेंसी बेटा, बिजनेस की कंसिस्टेंसी का मीनिंग कि बिजनेस में जो भी हम पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस यूज करेंगे वो कंसिस्टेंटली यूज करेंगे, वो हर रोज एवरी ईयर चेंज नहीं होगी. यहां थोड़ा सा आपको कम समझ आएगा बिकॉज अभी आपने मैटर किया नहीं है.
मैंने आपको पहले बताया था कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं। देयर सो मेनी मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, उनमें से 2 तो आपके सिलेबस का पार्ट है अभी +1 में। ऐसे ही हमारे बिजनेस की जो स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, उसकी ईयर के एंड पे जाके वैल्यू की जाती है। हमारी शॉप पे ईयर के एंड पे कितनी गुड्स बची हैं, कितना सामान बचा है, उसकी वैल्यूएशन होती है बेटा। उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से हमारे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस आता है। ये सब बातें आपको फाइनल अकाउंट्स में समझ आएंगी कि क्लोजिंग स्टॉक की क्या इंपॉर्टेंस है। जितने हमारे बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा, मानो उतने ही आपके बिजनेस का प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। लेकिन ये सब मेथड्स पे डिपेंड करता है। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के देयर सो मेनी मेथड्स, ऐसी सेम वे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के सो मेनी मेथड्स। अब एक अकाउंटेंट कौन सा मेथड फॉलो करता है, आपको नेम भी गिवन है इसमें। अब देखो ये दिख रहा है आपको कर्सर, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आपको अभी ये समझ नहीं आएंगे नेम्स, या और मेथड्स भी हैं, बिकॉज आपने अभी चैप्टर किया नहीं है। आपको आगे आगे सिलेबस में चैप्टर आएगा जिसका नेम होगा डेप्रिसिएशन। आप इंडेक्स में देखो बेटा, आपको दिख जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, फाइनल काउंट्स। वहां जाके इन बातों को समझ पाओगे। और मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि जब आप +1 के सभी चैप्टर्स कर लोगे, उसके बाद जब ये थ्योरी पढ़ोगे, तब आपको ज्यादा समझ आएगी। और +2 के बाद अगर रीड करोगे तो और ज्यादा समझ आएगी। कुछ बातें अभी लिंक करेंगी आगे, तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया भी अगर हो तो चल जाएगा। क्योंकि अभी हमें अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है तो आइडिया भी इनफ रहेगा कि कुछ मेथड्स होते हैं, उनमें से किसी एक मेथड को हमें फॉलो करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे बिजनेस का प्रॉफिट शो होता है। तो हमें एवरी ईयर सेम मेथड्स को फॉलो करना है। अदरवाइज क्या होगा, अगर एवरी ईयर मेथड चेंज करोगे तो क्या रिजल्ट्स जो आएंगे हमारे बिजनेस के, प्रॉफिट्स, फाइनेंशियल कंडीशन, क्या उनको कंपैरिजन कर सकते हैं हम आपस में? नहीं कर सकते। जैसे +1 और +2 में अगर 2 साल आप डिफरेंट तरीके से पढ़ते हो तो +1 के मार्क्स +2 के साथ कंपेयर होते ही नहीं कभी। 10th का मार्क्स +1 से कंपेयर नहीं होंगे। जैसे आपके 10th में अगर 95% मार्क्स आए हैं बेटा, +1 में यू सीम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट 95% मार्क्स। बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि 10th क्लास तक जो आप चीजें पढ़ते आ रहे थे, आपका जो भी साइंस, मैथ्स, SST, कोई भी सब्जेक्ट और है आपके पास, उसे आप लास्ट 10 ईयर से पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते एक्सपर्ट हो गए। और 10th क्लास में कुछ स्टूडेंट दे आर गेटिंग 95% मार्क्स, 98% मार्क्स। आपके प्री बोर्ड्स में अगर 98% मार्क्स आ रहे थे तो ऑब्वियसली आपको CBSE ने 98% मार्क्स दे दिए। अगर 90 आ रहे थे 90% दे दिए, 80 आ रहे थे 80% दे दिए। बट अभी फिलहाल अब आप +1 को कंपेयर करो, +1 में 95% मार्क्स लाना भी आपके लिए टफ जॉब हो जाएगी। यू नीड वेरी हार्ड वर्क, थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकली, क्योंकि ऑल दीज आर न्यू फॉर यू, ऑल थिंग्स आर न्यू फॉर यू। ओके, तो यहां आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। रीजन, 10th क्लास में साइंस और SST थी, +1 में क्या है, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, दोनों को पढ़ने का, पढ़ाने का वे डिफरेंट है। लास्ट ईयर मेरा आपकी लाइफ में कोई रोल नहीं था। इस बात को समझ पा रहे हो बेटा? थ्योरी को थोड़ा सा हमें साइकोलॉजिकली भी समझना है। लास्ट ईयर आप में से कोई भी मुझे नहीं जानता था। क्या आप पढ़ने आते थे लास्ट ईयर? नहीं। मेरा रोल था आपकी लाइफ में नथिंग। बट आज कितना इंपॉर्टेंट रोल हो गया है कि मुझे आपको कॉमर्स का सबसे मेन सब्जेक्ट सिखाना है, अकाउंट्स। तो कंपैरिजन ही नहीं है। मे बी लास्ट ईयर आप ट्यूशन नहीं पढ़ते थे, अब ट्यूशन पढ़ रहे हो, तो अब आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे 10th के मार्क्स और +1 के मार्क्स में, चाहे +1 में मार्क्स 10 से ज्यादा आए या कम आए। सेम वे में इस बात को समझ गए हो आप, कंसिस्टेंसी कितनी मैटर करती है। या तो +1 में भी आप सेम सब्जेक्ट्स पढ़ो, साइंस और मैथ्स, SST, या सेम और सब्जेक्ट पढ़ो, फिर तो कंपैरिजन पॉसिबल है। अब यहां तो कंपैरिजन नहीं कोई। आपकी साइंस बहुत वीक थी पर अकाउंट्स आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या वाइस वर्सा। तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा। इसलिए अकाउंटेंट को ये कहा जाता है, एवरी ईयर आप मेथड चेंज नहीं करोगे। जो मेथड आपने लास्ट ईयर फॉलो किया था डेप्रिसिएशन का, या लास्ट ईयर आपने फॉलो किया था किसका, स्टॉक वैल्यूएशन का, वही इस साल फॉलो करोगे, वही अगले साल फॉलो करोगे, सो दैट इनसे जो रिजल्ट्स आएंगे वो बिल्कुल
सेम टू सेम रिजल्ट्स आएंगे। फिर उसके बाद अगर प्रॉफिट ज्यादा आता है तो एक्चुअली प्रॉफिट ज्यादा है, या प्रॉफिट कम आता है तो भी प्रॉफिट, अगर आप मीन्स आप दोबारा फिर से 10th क्लास करो, आप फिर से 10th क्लास दोबारा रिपीट करो, फिर अगर आपके 95% मार्क्स आते हैं देन कंपैरिजन पॉसिबल है, या 94 आते हैं, या 98 आते हैं, या 85 आते हैं, देन यू कैन कंपेयर कि लास्ट ईयर 10th क्लास में आए थे 95, इस बार आए 93, तो आपके मार्क्स कम हो गए। कंपैरिजन तभी पॉसिबल है, और अकाउंट्स में कंपैरिजन मस्ट है। आई नो आप तो नहीं करोगे, आप दोबारा 10th करोगे क्या मेरे कहने पे, किसी के भी कहने पे नहीं करोगे ना, बिकॉज आपको कंपैरिजन नहीं करना कि आप जब एग्जाम दोगे तो आपके मार्क्स कैसे आते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो एग्जाम होंगे 10th के, तो आप चाहो तो 10th के एग्जाम दे के नेक्स्ट ईयर कंपैरिजन कर सकते हो, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू विल नॉट बी। बट अकाउंट्स इंटरेस्टेड है, हर साल अपने प्रॉफिट्स को, फाइनेंशियल कंडीशन को कंपेयर करता है, तो दैट्स वाई कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो फॉलो किया जाता है। और इसका सिंपल मीनिंग क्या है, एवरी ईयर हमें अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं करना। अब जब मैं आपको असाइनमेंट कराऊंगा बेटा, उसमें आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है या ये गोइंग कंसर्न है, दोनों का मीनिंग टोटली डिफरेंट है। गोइंग कंसर्न क्या कहते हैं कि हमें लॉन्ग टाइम के लिए चलना है तो परचेज फिक्स एसेट्स। कंसिस्टेंसी कहता है एवरी ईयर सेम मेथड यूज करो सो दैट हमारे प्रॉफिट्स को हम कंपेयर कर सके। इतना सा ही रीड कर ले तभी इनफ है। ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसको छोड़ दो, नो नीड। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन या कॉन्सेप्ट एक ही बात है, वो है एक्रूल कॉन्सेप्ट। बेटा रीड करो इसको। आज की क्लास 520 525 तक चली जा सकती है, ले जाएं, या किसी की ट्यूशन है मैं फिर नहीं लेके जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। 1 आवर भी कर ली थ्योरी तभी उन पे। I have a class. मीन्स 5:20-25 तक चली जाएगी क्लास मैक्सिमम। Sir, हाँ जी। sir, I have a class at 5:30. 5:15 ओके, 5:15 आई विल लीव। Yes. Okay, sir. हाँ ओके ना, तब तो चलेगा। 15 मिनट्स गैप इनफ है, ठीक है। तो 5:15 तक ही करेंगे हम, कोई बात नहीं, थ्योरी है कहीं भी रोक सकते हैं हम इसको, अभी भी रोक सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में टफ होता है, न्यूमेरिकल चल रहा है तो उसको ओवर करना पड़ता है, इसे तो हम कहीं किसी भी लाइन पे ड्रॉप कर सकते हैं, वहीं से पिक कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस बेटा, एक्रूल कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपने बिजनेस में जब कोई ट्रांजेक्शन करते हैं उसे रिकॉर्ड कब करना है, मींस तब करना है रिकॉर्ड जब आपको कैश आ रहा है, या तब रिकॉर्ड करना है अगर कैश नहीं भी आए बट आपने एक सर्विस किसी को प्रोवाइड कर दी या किसी से कोई बेनिफिट ले लिया। आपको इन दोनों में से क्या अच्छा लगता है, कब रिकॉर्ड करना है, कैश आने पे करना है या सर्विस देने पे रिकॉर्ड करना है? When services are given. ओके, या गुड्स आर सोल्ड, एक ही बात है, सर्विसेज या गुड्स आर सोल्ड, दैट्स राइट आंसर। कैश चाहे बाद में आए चलेगा बेटा, आप सब लोगों ने ये सब किया हुआ है, ये इट्स नॉट न्यू फॉर यू, ये नहीं मैं कहूंगा कि आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सब आप देखो, ऊपर वाला पॉइंट तो समझ नहीं आएगा तो चलेगा भी, कि मेथड्स क्या होता है आई डोंट नो, मैंने कौन सा कभी डेफिनेशन चैप्टर किया है, बट बेटा ये तो आप कर चुके हो ना। जर्नल चैप्टर करने के बाद आपको पता है गुड सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, क्या ये रिकॉर्ड होती है नहीं होती? Sir, record होती है. होती है ना बेटा, पार्टिसिपेट करो, आप लोग करते नहीं हो, ये बहुत रॉन्ग बात है आपके भी, यहाँ पे आपके बिना पार्टिसिपेशन के भी मैं इतना हार्डवर्क कर पा रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ बेटा। अगर आपका आपका पार्टिसिपेशन हो तो ज्यादा हो जाएगा, ये मेरे लिए उतना इजी हो जाएगा। अभी मुझे फोर्सफुली करना पड़ रहा है, मीन जैसे आप लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है थ्योरी पढ़ने में, लेकिन मैं आपको फोर्सफुली पढ़ा रहा हूँ, अभी ऐसा लगता है मुझे, बिकॉज वेन यू आर साइलेंट इट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड। जब आप इंटरेस्टेड हो और आपको समझ आ रहा है, या तो है कि आपको समझ भी नहीं आ रहा, अगर समझ भी आ रहा है और ये हार्डवर्क आपको इसमें वर्थ लग रही है कि सर जो कर रहे हैं वो है एक्सेप्टेबल और समझ आ रहा है और बड़ी सिंपल वर्ड्स में यूज कर रहा हूँ, तो बेटा आपका पार्टिसिपेशन बनता है ना। सर एक स्टूडेंट क्यों बोल रहा है,
एक्रूल कॉन्सेप्ट का मीनिंग, दो चीजों में डिफरेंस, एक गुड सोल्ड टू मोहन फॉर कैश, दूसरा गुड सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। अगर आपने क्रेडिट पे भी सेल की तब भी वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। एक्रूल कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है, तब भी रिकॉर्ड होगी, बिकॉज तब आपने एक सर्विस दे दी, एक गुड्स बेच दी किसी को, एक एक्सचेंज हो चुका है, आपको उसके बदले में कैश नहीं आया तो डेटर्स मिल गया आपको, गॉट इट ना। जरूरी नहीं कि आपको कैश ही आना चाहिए, कैश की जगह पे अगर कोई पर्सन आपका डेटर बन जाता है, अगर मुझे दीपांशु ये कह देता है कि सर मैं आपको पैसे दूंगा, नेक्स्ट मंथ दूंगा, तो भी मेरे लिए इक्वली गुड है अगर ये अभी पे कर देता है, गॉट इट ना। मैंने इनको एक सर्विस दी, इन्होंने उसके पैसे मुझे आज दे दिए, तो भी इक्वली गुड है, मैं रिकॉर्ड करूंगा गुड सोल्ड टू दीपांशु ऑन कैश। बट इफ आई सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट और इन्होंने बोला कि पैसे बाद में दूंगा सर मैं आपको, पहले मैं पढ़ लेता हूँ, कोर्स कर लेता हूँ कोई भी, मैं आपको फीस बाद में दूंगा, तो भी ठीक है, बिकॉज इसने एक्सेप्ट किया कि ही विल गिव मनी, ही बिकम्स माई डेटर, देन आई विल रिकॉर्ड, मैं दीपांशु की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा, मेरे लिए दोनों ट्रांजैक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो एक्रूल कॉन्सेप्ट ये कहता है पहले कैश आ जाए तब भी रिकॉर्ड कर लो, तब तो करनी है, और अगर कैश नहीं आए बाद में आना हो तो इट डजेंट मैटर वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, ऐसा आपको एक लाइन ऐसी मिलेगी बीच में कहीं, वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट डजेंट मैटर, ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इफ इट बिकम्स ड्यू। और अगर मैंने इनको सर्विस दे दी एंड ही एक्सेप्टेड कि सर जो आप टीच करते हो वो हमें समझ आता है, देन ही विल पे द फीस, इसको फीस पे करनी ही होगी, एंड फिर क्यों नहीं पे करेंगे ये, देन इट बिकम्स ड्यू। जब आपको समझ नहीं आता, आप कंटिन्यू नहीं करते हो, देन यू आर नॉट लायबल टू पे एनीवन, बट व्हेन यू आर कंटिन्यूइंग यू हैव टू पे। डिसीजन आपका होता है कि नहीं, जैसे सपोज बेटा मैं कोई एक सर्विस, मैंने एक टेस्ट किया कोई चीज, सैंपल मांगा मैंने किसी से, तो देन ठीक ठीक है वो फ्री है। मैंने कल जैसे एक स्वीट शॉप पे मैं गया तो मैंने एक सैंपल लिया, तो सैंपल मैंने खा के देखा तो मुझे ठीक नहीं लगा, आई डिडंट परचेज दैट स्वीट, तो क्या मैं उसके पैसे दूं उसके, नहीं, वो तो सैंपल था ना। बट नाउ इफ आई लाइक दैट सैंपल देन एंड आई परचेज दैट 1 kg स्वीट्स, तो क्या पैसे देने बनते हैं, बनते हैं। मैं क्या किसी रीजन पे उसे मना कर सकता हूँ कि नहीं आपकी स्वीट तो अच्छी नहीं थी, खराब थी, तो सामने वाला क्या बोलेगा कि सर आप जब पहले डेमो ले रहे हो, पहले आप सैंपल का चेक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, उसके बाद आप स्वीट्स परचेज कर रहे हो, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो दैट्स वाई वो चीजें सैंपल के तौर पे दी जाती है, उसके बाद ही आपको ओके कहना होता है। एंड व्हेन यू सेड ओके यस सर नाउ आई एम ज्वाइनिंग या वट एवर आई एम परचेजिंग, तो आपको बेटा पैसे देने पड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मीनिंग यू हैव एक्सेप्टेड, यू हैव ज्वाइंड सम कोर्स एनीवेयर, चाहे वो कोई भी तरह का कोर्स हो, यू हैव टू पे द फीस। लेटर ऑन यू कांट डिनाई कि मुझे समझ नहीं आया, ये तो आपको आज देखने समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। ये थोड़ी कि 1 मंथ के बाद जाके समझ आएगा कि मुझे समझ आया था नहीं आया था। बात समझ पा रहे हो, यही बेटा लीगल प्रोसेस है। कोर्ट में जब केस जाता है तो जज क्या बोलता है कि क्या आपको ये सर्विस पसंद आई थी, अब लोग यहाँ आई थी, क्या आपने 1 मंथ ली सर्विस, यस मैंने ली, तो फिर वाई नॉट, पैसे क्यों दे रहे आप। आपको अगर अच्छी नहीं लग रही थी, क्या 1 मंथ के बाद समझ आया आपको ये चीज, आपको सेम डेज पता चलेगा। जब आप खाना खा रहे हो, खाना खाते हुए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा कि खाना टेस्टी है नहीं, या 1 वीक के बाद समझ आएगा कि वो खाना टेस्टी नहीं था। तो जब आप खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद बिल दोगे कि नहीं दोगे, मेरी एग्जाम्पल को समझ पा रहे हो बेटा। जब आप रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हो और आप फर्स्ट जो भी उसका बाइट करते हो, आपको समझ आ जाता है कि ये चीज अच्छी है कि खराब है, आप उसको बोल दो खराब है, वापस ले जाओ भाई मुझे नहीं खानी, चलेगा। आप वहां से उठ के आ जाओ, चलेगा। दे कांट फोर्स यू बिकॉज आपको वो खाना टेस्टी नहीं लगा, खाना खराब है, क्योंकि ये नहीं आपके टेस्ट के हिसाब से खाना खराब है। लेकिन जब आप डिनर पूरा कर लेते हो, डिनर करने के बाद आप बोलो भी खाना तो खराब था तुम्हारा, हम पैसे नहीं देंगे, ये तो रॉन्ग बात है, फिर आपने खाना खाया क्यों। तो इन बातों को समझिए, एक्रूल कॉन्सेप्ट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है। अगर आपने किसी को सर्विस दी
या किसी सर्विस ली, मैं बहुत डिटेलिंग में जा रहा हूँ, उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। और ये लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, किसी के लिए रिपीट नहीं होंगे। जो अभी स्टूडेंट नहीं आ रहे, जो अभी अलग नया बैच बन रहे हैं, वो सब लोग थ्योरी इसी से सुनेंगे, क्योंकि दोबारा नहीं होती है, एक साल में एक ही बार होती है। तो आपको डिटेल में समझाई जा रही है। प्लीज जो लोग बाद में भी लेक्चर सुन रहे हैं, आप इनको सुने, और फिर अगर डाउट है तो आप उसके लिए क्लास के लिए टाइम मांगे, टाइम आपको मिलेगा। बट पहले इसको बहुत ध्यान से सुने कि यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है। एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपने कोई सर्विस परचेज कर ली या कोई सर्विस किसी को दे दी, वो आपका पर्सन डेटर या क्रेडिटर बन जाता है, देन आपके पास राइट है पैसे मांगने का, या आपकी ड्यूटी है पैसा देना। दैट्स वाई वो ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है और उसकी उतनी ही वैल्यू है, कैश चाहे बाद में आए। इसी बेस पर हम अपने अकाउंट्स के अंदर इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। और अब आगे की जो बात है वो आपको शायद समझ नहीं आएगी। जब हम फाइनल काउंट्स करेंगे बेटा, तो हम अपने फाइनल काउंट्स में जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे, वो इसी प्रिंसिपल के बेस पे करेंगे। एक मैचिंग प्रिंसिपल और एक ये दोनों लगते हैं वहां पे। जो एक्सपेंसेस हमारे इस ईयर के नहीं है, जिसको बोलते हैं एडवांस, जैसे आप बेटा आपकी +1 की फीस है 24,000, आपने गलती से पे कर दी 30,000, ये फीस है ना आपके अकाउंट्स की। आपके अकाउंट्स की फीस है 24,000, बट आपने पे की 30,000, तो 6,000 क्या है आपकी एडवांस। अब आपने एडवांस फीस पे कर दी, तो क्या ये मेरी इनकम है +1 की? नो, ये +2 में जाएगी। क्या ये आपका एक्सपेंस है +1 का? नहीं। तो इसको बोलते हैं एडवांस आर डिडक्टेड फ्रॉम इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। ये फाइनल काउंट्स में जाके आप देखोगे। ऐसी रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, आपकी फीस अभी आउटस्टैंडिंग है, आपने पे ही नहीं की अभी, तो क्या वो फीस आपका एक्सपेंस है +1 का? यस है, क्योंकि आपने सर्विस +1 में दी है, चाहे +1 की फीस +1 में पे नहीं की, अब आगे जाके पे करोगे नेक्स्ट ईयर चलेगा, लेकिन वो एक्सपेंस तो इस साल का ही रहेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स होंगी जो आपको फाइनल अकाउंट्स में जाके मिलेंगी, कि हम इस बेस पर रेंट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड रेंट, एडवांस रेंट, ऐसे ही इनकम एक्रूड, इनकम आउटस्टैंडिंग और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन 4 चीजों को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। इसे बोलते हैं एक्रूड कॉन्सेप्ट। तो बेटा बहुत डिटेल में हमने कर दी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। गोइंग कंसर्न, ये हमारे फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में लिखे हुए हैं तीनों प्रिंसिपल, कि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूल। देखो अब आपके लिए जस्ट ये वर्ड्स नहीं है, बहुत डिटेल में इनका मीनिंग आपको क्लियर है। नेक्स्ट, fundamental accounting concepts and assumptions which are presumed to have been followed in the preparing final statements। ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये जितनी भी हमने आपको बताई हैं, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, एक्रूल, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions है जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त यूज किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स फाइनल काउंट्स, जो आपका लास्ट चैप्टर है +1 का, जो आप सबका टारगेट है। आप चाहे स्टार्ट यहां से करो, 2 महीने पहले स्टार्ट किया आपने, या 2 महीने बाद नए स्टूडेंट्स आएंगे। +1 क्योंकि अब डिस्टर्ब हो चुकी है, स्कूल्स बहुत लेट स्टार्ट हुए हैं, सीबीएसई का डिसीजन लेट आया है सिलेबस को लेके, हर चीज बेटा डिले है। अभी इंस्टीट्यूशन स्कूल्स ओपन भी नहीं हुए प्रॉपरली, अब जाके परमिशन मिली है। तो +1 का बैच डिस्टर्ब्ड है इस टाइम, प्रॉपर चैनल पे चल रहा। स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे नहीं आ रहे हैं, कुछ नेक्स्ट मंथ आएंगे, कुछ को हम मना भी कर रहे हैं जो कैपेबल भी नहीं है। तो लेकिन जब पूरा साल ये कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, तो हम सबका फाइनल टारगेट तो एक ही होगा। मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको, मीन्स आपने आज स्टार्ट किया या 2 महीने पहले स्टार्ट किया, 2 महीने के बाद स्टार्ट करोगे पढ़ना, लेकिन हम सबका एम क्या होगा, हमें सबको फाइनल काउंट तक पहुंचना है। डेस्टिनेशन हम सबकी सेम है, जर्नी हम अलग अलग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम सबको क्या सीखना है +1 में, हाउ टू प्रिपेयर फाइनल काउंट्स, प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसमें ये तीनों प्रिंसिपल काम आएंगे। रेस्ट आप जब करोगे तो ही समझ आएगा। आज मैं जितना मर्जी समझाऊं, कुछ चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। आई ट्राई माई बेस्ट, बट लेट्स सी, जैसे आप आगे जाओगे आपको सब समझ आना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट।
अब बेटा अदर्स है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए क्या है इसके अंदर, ये मैंने आपको कल भी थोड़ा सा थोरली तो मैंने कल बता दिया था हर चीज का मीनिंग। बिजनेस की अपनी एक पहचान है। इट इज बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, दैट्स अ मेन लाइन बेटा। बिजनेस या एनी एंटरप्राइज इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, इट्स क्रेडिटर्स, मैनेजर्स एंड अदर पर्संस। दैट्स वाई जो पैसा क्रेडिटर्स देते हैं बिजनेस को, हम उसे लोन्स कह देते हैं, उसे आउटस्टैंडिंग कह देते हैं। जो पैसा ओनर बिजनेस को देता है उसे कैपिटल कह देते हैं। बट स्टिल बिजनेस की अपनी एक पहचान है अलग से। इट इज सेपरेट इन द आइज ऑफ लॉ। और जब कभी बुक्स बनती हैं तो बिजनेस के नाम से बनती है ऑलवेज। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बुक्स को रिकॉर्ड करते हैं, हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करते। बिकॉज ओनर भी हमारे बिजनेस का वन ऑफ द क्या है, क्रेडिटर है, जिसने बिजनेस को फंड्स दिए हैं। बिजनेस उन फंड्स पे ओनर को भी क्या पे करता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और साथ में जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो भी ओनर को मिलता है। अगर बिजनेस का लॉस हो जाएगा तो वो बिजनेस का लॉस ओनर से चार्ज किया जाता है। सब कुछ ओनर का है, स्टिल बिजनेस के नाम से बुक्स बनती हैं। जो काम होगा वो बिजनेस के नाम से होगा। आप किसी भी कंपनी को कंपनी के नेम से जानते हो या उसके ओनर के नेम से, टेल मी। कंपनीज के नेम क्या क्या बेटा बताइए। कंपनी के नेम। कंपनी नेम से आप ज्यादा दूर मत जाओ, स्कूल का नेम देख लो। आपके स्कूल का नेम क्या है, क्या उसमें किसी ओनर का नाम आता है, कहीं नहीं। आपके स्कूल का जो नेम है, कॉलेज का नो नेम, सर। किसी कंपनी का नेम है नहीं ना। शॉप्स के नेम जो आते हैं कहीं भी बेटा आप देखोगे, चाहे ओनर को हम जानते हैं, ही इज द ओनर। जैसे बंसो कॉमर्स क्लासेस, मान लो मैं ओनर हूँ, मुझे स्टूडेंट्स जानते हैं, पेरेंट्स जानते हैं, टीचर्स जानते हैं, सब लोग जानते हैं। बट फिर भी स्टिल बुक्स किसके नाम से बन रही है, इंस्टीट्यूट के नाम से बन रही है। हमारी जो ओल्ड फॉर्म है बंसल कॉमर्स क्लासेस, तो हमने ऑलमोस्ट अभी 10 इयर्स पहले ही ट्रेडमार्क लिया था इसका। 2001 में जब मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट की थी, दैट नेम वाज सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स। हमारा जो ओल्ड नेम है, जिस नेम से अगर 15 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट होगा ना बेटा, वो मुझे किस नाम से जानता है, हमारी इंस्टीट्यूट को, वो सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स के नेम से जानता है। दैट्स वाई जब आप पेमेंट भी करते हो, जब आपको बैंक अकाउंट का डिटेल दिया जाता है, तो आप देखोगे बैंक अकाउंट आपको सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स का मिलता है। ये हमारी ओल्ड फॉर्म है, वी कांट क्लोज इट बिकॉज इनकम टैक्स, कल को जीएसटी का अगर रिटर्न होगा कभी, और या फिर मेरी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स हैं, या फिर बैंक अकाउंट है, वो सब इसी नेम से है। अब ये 20 इयर्स ओल्ड है, 2001 में मैंने स्टार्ट की थी फॉर्म। अब इसका एक सब टाइटल बन गया बंसल कॉमर्स क्लासेस, वो तो सब टाइटल है। सेकंड सब टाइटल हम एक सुपर मेमोरी के नाम से भी एक हमारा सब टाइटल है, मेमोरी गुरुकुल। हमने एक सब टाइटल स्टार्ट किया था व्हेन आई स्टार्टेड सेमिनार्स ऑन मेमोरी, तो मैंने एक मेमोरी गुरुकुल के नेम से ट्रेडमार्क लिया था। मैं उस पर एक सेपरेट से वर्क करता हूँ, बिकॉज मेरा वो पैशन है कि मेमोरी कैसे वर्क करती है, हाउ डज माइंड वर्क, एंड माइंड के सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है। दैट्स माई डिफरेंट स्टडी एक्सेप्ट माई प्रोफेशन ऑफ अकाउंट्स। तो ये अब इसके अंदर जितना मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो एक फॉर्म चल रही है बंसल कॉमर्स क्लासेस, दैट इज अ वन वेंचर। अदर वेंचर इज मेमोरी गुरुकुल। हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है सुपर मेमोरी के नेम से। मैं आई कैन स्टार्ट एनीथिंग ना, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। लेकिन इन सबका पैसा किस फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा इन सबका पैसा, सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आएगा। मैं कुछ भी स्टार्ट करूँ, फ्रेंचाइजी सिस्टम हो सकता है, मैं कुछ किसी भी लेवल पे जा सकता हूँ। ये मेरा हार्डवर्क है या मेरा अपना टाइम डिवोशन है, लेकिन फॉर्म यही रहेगी क्योंकि वो बिजनेस का नाम है। बिजनेस चलाने वाला कोई भी हो सकता है, और मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सी टीम है हमारे साथ जो वर्क करेगी या करती है वर्क बीकॉम पे +1 +2 में। अभी आप लोगों का प्रॉपर बैच नहीं है, दैट्स व्हाई आई कांट स्टार्ट बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, नहीं तो फैबुलस बेटा
नंबर 1 टीचर्स हमारे साथ हैं इस टीम में, +2 के बैचेस में, +1। ये तो फर्स्ट टाइम है कि थोड़ा सा अभी इस टाइम प्रॉब्लम चल रही है, आप लोग की प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं बन पाई है बैच में। अदरवाइज हमारी टीम वर्क है, फिर ऐसे बीको में है, फिर अदर वेंचर्स हैं वहां पे भी। तो लेकिन कहीं भी हम लोग शो नहीं होते। आपको रसीद मिलेगी तो बंसल कॉमर्स क्लासेस से या सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मिलेगी। गॉट इट? मैं क्या कहना चाहता हूँ, हम किसी भी लेवल पे वर्क करें, नाम बिजनेस का ही रहेगा। बिजनेस इज गोइंग ऑन, बिजनेस की अपनी एक पहचान है। वेन एवर आई टीच माइक्रो इकोनॉमिक्स, बेटा ये मेरा बहुत ही एक्सपर्ट सब्जेक्ट है। आपको इकोनॉमिक्स सेम डे पे याद हो जाएगी, आपको इतनी डिटेल में कराई जाती है इकोनॉमिक्स। दैट इज माई एक्सपर्ट सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स आफ्टर अकाउंट्स। माइक्रो एंड मैक्रो, +2 में मैक्रो, प्लस में माइक्रो। जैसे मैं समझाता जाऊंगा आपको टेबल, डायग्राम्स, न्यूमेरिकल सब समझना शुरू हो जाएगा। आपको कभी डेमो लेनी हो तो रिकॉर्डिंग्स मिल सकती है आपको लास्ट क्लास की, लास्ट ईयर की। अब मैं आपको माइक्रो टीच कर रहा हूँ, अकाउंट्स टीच कर रहा हूँ, लेकिन क्या क्या ये सब शो हो रहा है बुक्स में? शो हो रहा है कहीं पे भी अकाउंट्स की बुक्स में कि एम के सर अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं या एम के सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं? कुछ नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। या बिजनेस स्टडीज के लिए निधि मैम टीच कर रही हैं, कोई कहीं नहीं लिखा हुआ कुछ भी। फिर क्या शो हो रहा है बंसल कॉमर्स क्लासेस की? ये फीस है बस, फीस आ रही है, रेंट जा रहा है, सैलरी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जा रहा है, हमारे कितने खर्चे हैं वो सब जा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। वो सब कुछ किसके नाम से जा रहे हैं बेटा? सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स के नाम से, या फॉर्म क्या है बंसल कॉमर्स क्लासेस उसके नाम से। ये हमारी सेकंड सब टाइटल फॉर्म है। तो कहीं भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चल रहा, मेरे लिए क्या इनकम है क्या एक्सपेंस है, नहीं, बिजनेस के लिए क्या है। और आई थिंक ये सबसे पहले मैंने लाइन से कही थी आपको जब मैंने जर्नल स्टार्ट किया था। वेन एवर आई स्टार्ट जर्नल, इवन हम एक नया बैच फ्रेम कर रहे हैं, जल्दी वो बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप में से जिसको भी जर्नल चैप्टर रिवाइज करना हो फुल फ्लैश्ड या पूरा सिलेबस जो अभी तक का हुआ है, थ्योरी नहीं होगी दोबारा उसमें, जर्नल, लेजर, अकाउंटिंग क्वेश्चन, जीएसटी, ये चारों चैप्टर्स मैं दोबारा करवा रहा हूँ, तो उसमें आप आगे कर सकते हो। तो ये सब कुछ जो भी होगा वो कैश होगा। टोटल कितनी फीस आई है हमारे पास एक साल में, टोटल हमने कितने एक्सपेंस पे किए हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम क्या है, ये बताओ बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? टेल मी, जिन्होंने जर्नल चैप्टर किया हुआ है। income. expense, बेटा नहीं, एक्सपेंस। बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है, ओनर के लिए इनकम है। तो हम किसका पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज हम डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम है, उसे क्रेडिट करते हैं। ये वो प्रिंसिपल है जो ये सिखाता है हमें कि बिजनेस की एक अलग पहचान है, जो बिजनेस के लिए है उसको उस हिसाब से रिकॉर्ड करना है। जो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है वो एक्सपेंस मानना है। अब बिजनेस ने जो पैसा ओनर से लेना है तो वो बिजनेस की इनकम ही हुआ, तो इनकम माना जाएगा। ओनर के हिसाब से नहीं सोचा जाएगा वो चीज। ओनर बिजनेस से सेपरेट है, बस उसने पैसे दिए बिजनेस को, उसे कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। और जब कल को बिजनेस बंद होगा तो उसका पैसा वापस कर दिया जाएगा। प्रॉफिट लॉस बिजनेस ओनर को देगा। ये लिंक है बस ओनर के साथ। मेरा इंस्टीट्यूट में क्या लिंक है? बस इतना ही लिंक है बेटा। इंस्टीट्यूट जो पैसा कमाएगी उसमें से एक्सपेंस करके जो बचेगा वो मेरा है, इतना ही लिंक है बस। लेकिन बिजनेस तो इंस्टीट्यूट का ही है ना, वो तो बंसल कॉमर्स क्लासेस का ही है, वही बिजनेस चलेगा। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आप ये कर सकते हो आप, ठीक है, इसको रीड कर सकते हो चाहो तो। हमें सिर्फ इसका मेन, इसका रिजल्ट सम अप निकालना है बेटा, इसका इस पॉइंट का मीनिंग क्या है। वो इतने वर्ड्स जो मैंने बताए हैं आपको, आप एटलीस्ट उसके ऊपर 1 लाइन तो लिख सकते हो नोट्स के अंदर। और फिर आपको जब 1 मार्क का क्वेश्चन आएंगे देन आई विल आस्क, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट जो मैं नहीं समझाऊंगा आपको ऑलरेडी आता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कोई भी ट्रांजेक्शन जो मनी टर्म्स में है सिर्फ वही रिकॉर्ड होती है, एक्सेप्ट हम रिकॉर्ड नहीं करते। इसको रीड कर लो एक बार जल्दी से। एक पॉइंट और करते हैं, रेस्ट नेक्स्ट चैप्टर में ओवर हो जाएगा ये चैप्टर, और फिर एक क्लास लगेगी असाइनमेंट्स पे।
हमारी बेटा बीकॉम क्लासेस स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट वीक से, जो ऑफलाइन हो रही है वहाँ पे स्टार्ट। +2 का बैच भी ऑफलाइन हो गया है। तो अब आप लोग बचे हो, आपको ऑफलाइन आना है, बिकॉज देन आई विल टीच फ्रॉम इंस्टीट्यूट ओनली, बिकॉज मेरे सब बैचेस ऑफलाइन रहेंगे। तो आपकी क्लासेस ऑफलाइन में आना है तो ऑफलाइन में आओगे, ऑनलाइन तो हमेशा रहेंगी। ऑनलाइन को लेके डाउट नहीं करना, आपको ऑनलाइन फैसिलिटी ऑलवेज रहेगी, कोविड का टाइम हो या नहीं हो। ये कोविड का रीजन नहीं है, लास्ट 4-5 ईयर से हम ऐसे ही कर रहे हैं। आप ऑनलाइन रह सकते हो। अब नेक्स्ट ईयर +2 में चाहे आप ऑफलाइन आओ या ऑनलाइन आओ, ये दोनों ऑप्शन आपके पास नेक्स्ट ईयर भी रहेंगी। बट अगर इंस्टीट्यूट में आना है तो आप आ सकते हो, जब मैं आपको मैसेज करूंगा। अभी आपका बैच तो हमने ऑफलाइन नहीं किया, बट जल्दी आपका भी हो जाएगा, देन आपकी चॉइस होगी। ऑनलाइन तो ऑलवेज रहेगा सबके लिए। और हाइब्रिड सिस्टम में वहां पे आपको बताया था, व्हेन आई विल टीच ऑफलाइन, सेम टाइम पे ऑनलाइन भी रहेगा। और जो डाउट आप पूछोगे वो क्लास में सुनेगा सबको, और क्लास में कोई स्टूडेंट अगर है, वो अगर कुछ भी पूछता है मेरे से, वो आपको सुनेगी साउंड। वो माइक सिस्टम, स्पीकर्स, ऑडियो वीडियो सब वहां पे, वो एक स्मार्ट क्लासरूम कॉन्सेप्ट है हमारा। प्रोजेक्टर भी होता है सब कुछ, और आई यूज ऑल दीज सिस्टम्स, रिकॉर्डिंग होती है, सब कुछ होता है, ऐसे ही रहेगा हमेशा। प्रेजेंटली आई एम टीचिंग फ्रॉम होम, फिर ये सारा सिस्टम इंस्टीट्यूट में आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस है। मनी मेजरमेंट को रीड कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलें आगे। एनीथिंग एल्स जो मनी मेजरमेंट में समझ नहीं है आपको? नो सर। ठीक है ना, ये तो इजीएस्ट वन है आपके लिए, क्योंकि यही करते आए अभी तक हम। फिर आगे नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ दिया, वो भी रीड कर लेना, जस्ट एग्जांपल है। अगर मैं बोलूँ कि 10 चेयर्स परचेज की, तो 10 चेयर्स की मनी वैल्यू क्या है, दैट वी हैव टू रिकॉर्ड। मुझे क्वांटिटी रिकॉर्ड नहीं करनी, 10 किलोग्राम्स, 10 चेयर्स, 5 मशीन्स, नो, आई हैव टू रिकॉर्ड दीज वैल्यूज, कि ये कितने की हैं, उसकी मनी वैल्यू क्या है। हमारा जो वाउचर बनेगा वो मनी वैल्यू पे बनेगा। और जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है बिजनेस की, जो पॉलिसीज है, मैनेजमेंट है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स, कस्टमर के साथ आपका कैसा बिहेवियर है, कुछ भी ऐसा बेटा, ये कुछ रिकॉर्ड नहीं होता। देन आज का लास्ट पॉइंट है, फिर 5:15 पे क्लास में ओवर करनी है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, दैट्स सो इजी, बहुत इजी आपके लिए। अब हमने एक बात की थी, हमारे बिजनेस की लाइफ लॉन्ग लाइफ है, और ये अनप्रडिक्टेबल है कि लाइफ कितनी है। बिजनेस की लाइफ 20 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, या 50 ईयर्स है, या 100 ईयर्स है, 200 ईयर्स है, ये कोई नहीं कह सकता। जो बिजनेस मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, ये मेरे साथ ही ओवर हो जाएगा, या मेरी नेक्स्ट जनरेशन इसको अडॉप्ट करेगी, इसको आगे कंटिन्यू करेगी, ये डिपेंड करता है। माई सन विल बी ए टीचर, और any one of my family will take over my business further, or it will be closed with my closure। हो सकता है now I am at the age of 40, हो सकता है 60 की एज पे जाके मैं अपना कोचिंग सेंटर बंद कर दूं, या 65 या 70, एक एज तो होगी ना बेटा। आफ्टर 70 मेरी नीड भी नहीं होगी टीच करने की, मेरी कैपेसिटी भी नहीं होगी, एक लेवल पे मुझे बंद करना पड़ेगा। वो मेरी चॉइस है, मैं 50 की एज पे भी बंद कर सकता हूँ, 70 पे भी। ये डिपेंड करता है, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन, प्रोफेशनल पर्सन की एक लाइफ होती है जहां तक वो वर्क करते हैं, रेस्ट डिपेंड्स ऑन हेल्थ इश्यूज। बट क्या ये बिजनेस आगे चलेगा? जिस बिजनेस को मैं 20 ईयर से कर रहा हूँ, अगले 20 ईयर्स और करूंगा, पर व्हाट अबाउट आफ्टर 40 ईयर्स? मैंने जो बिल्डिंग परचेज की, उसको बनाया, फर्नीचर, कंप्यूटर, वो 40 ईयर्स तक मेरे लिए तो वर्क करेंगे, बट क्या उसके बाद वो कंटिन्यू होगा? अच्छा, दूसरा, अगर मैंने कंटिन्यू नहीं करना, मेरी फैमिली में से किसी ने कंटिन्यू नहीं करना, तो फिर दूसरा इसका सोल्यूशन क्या है? आई विल सेल आउट, ऑब्वियसली।
किसी भी स्टेज पे मुझे लगेगा आई एम गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज टू सेटल देयर, हो सकता है 10 साल के बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना हो, मैं वहां सेटल हो जाऊं, तो 10 साल के बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपना पूरा वेंचर, पूरा बिजनेस सेल आउट कर दूंगा किसी और टीचर को, फिर वो कंटिन्यू करेगा। तो बिजनेस तो कभी नहीं बंद होगा ना। बिजनेस इज ए गोइंग ऑन कॉन्सेप्ट, इट्स परपेचुअल, ये चलता रहेगा, ये बंद कभी नहीं होगा, ये लॉन्ग लाइफ चलेगा। इसकी लाइफ 200 ईयर्स भी हो सकती है, जबकि मेरी लाइफ तो 60 70 80 ईयर्स होगी मैक्सिमम, क्या पता कितनी है। बट बिजनेस की लाइफ तो चलती है, क्योंकि ये कभी इसकी डेथ नहीं होती बेटा, ये परपेचुअली चलता रहेगा, बिकॉज इट इज ए आर्टिफिशियल, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, गॉट इट ना। बिजनेस क्या है, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका कभी बर्थ या डेथ नहीं होती। इसकी बर्थ, इसकी डेथ लीगल फॉर्म में होती है। मैंने लीगली एक बिजनेस स्टार्ट किया, विद लीगल प्रोसेस आई कैन क्लोज, बट इसकी वैसे नेचुरल डेथ नहीं होगी कभी भी। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सबका लाइफ लिमिटेड लाइफ है, हम आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन बिजनेस होगा। दैट्स वाई हम बिजनेस के अकाउंटिंग पीरियड को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कितनी ईयर्स का है। दैट्स वाई एक्सपर्ट्स ने क्या किया, बिजनेस की लाइफ को एवरी ईयर पे कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर 1 ईयर हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, इसकी पोजीशन को एक्सेस करेंगे, असेस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मींस जैसे बेटा आपका है, आपकी एवरी ईयर एग्जाम होता है, जैसे 10th का एग्जाम नहीं हुआ फिर भी रिजल्ट आया आपके पास, कितनी रिडिकुलस थिंग है बेटा, कितनी अजीब बात है कि आपने एग्जाम नहीं दिया फिर भी रिजल्ट आपके सबके पास है। यू ऑल हैव रिजल्ट्स विदाउट एग्जाम, क्योंकि ये जरूरी है, मस्ट है। एक स्टूडेंट को अगर 9th क्लास से 10th में प्रमोट करना है या 10th क्लास से 11th क्लास में प्रमोट करना है, तो ये रूल है कि उसके पास 10th का रिजल्ट होना चाहिए, जिसके बेस पे उसको 11th में एडमिशन मिलेगी। तो सेम वे में अगर एक बिजनेस को अगले साल में एंटर करना है, तो उसे 1 ईयर के एंड पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने होंगे, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करनी होगी, फिर वो उसको लेके एक ओपनिंग एंट्री पास करेगा अगले साल, याद है सबको ना ओपनिंग एंट्री, वहां से वो नेक्स्ट ईयर में एंटर करेगा। ये फुल बेटा पैकेज ऑफ नॉलेज है, ये हमें आपके साथ शेयर करना होता है। एंड अगर आपको ये सब समझ आ गया, आप अकाउंट्स में टॉप पोजीशन पे रहोगे, इट्स माय गारंटी। 12th क्लास जितनी मर्जी टफ हो, टेक्निकल हो, हमें समझ आएगी, क्योंकि हम इन सब बातों को बहुत डीपली समझ रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा किसी भी टीचर का फंडामेंटल सिखाने में आपको, किसी भी का, ये नहीं कि मेरा है, सबका है आपके लिए, जो आपको कोई भी चीज सिखा रहा है, जब आप कोई चीज फर्स्ट टाइम सीख रहे हो। तो इसलिए आपको ये समझना है कि जब हम 1 साल के बाद 31 मार्च को हमारा ईयर क्लोज करेंगे, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, जो ये कहता है कि बिजनेस की लाइफ अनप्रडिक्टेबल है, अनलिमिटेड है। सो हम इसे आफ्टर 1 ईयर रोक देंगे, देखो रोक देंगे ना, 31 मार्च को आके रोक देंगे, रोक के 1 साल का प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट सब बनेगा, फिर नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। तो इसलिए लाइफ को ना 1 ईयर में कन्वर्ट कर दिया गया। अब लाइफ कितनी है पता नहीं, बट उसको कन्वर्ट कर दिया हमने, आफ्टर 1 ईयर, एवरी 1 ईयर हम इसमें चलेंगे। दैट इज अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड 2 है, एक कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर, वो फॉलो नहीं होता हमारे इंडिया में, ओनली वी फॉलो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च, आपका सेशन भी अप्रैल टू मार्च होता है। सभी स्कूल्स, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज, पार्टनरशिप, सोल ट्रेड, सबके अकाउंट्स अप्रैल टू मार्च बनते हैं। बाकी किसी की मर्जी है, वो तो अपनी मर्जी पे है कि वो कभी बना ले, वो जून टू जुलाई भी बना सकता है, ओके, 1 जुलाई टू 30 जून, वो उसकी मर्जी है। अकाउंटिंग ईयर कभी भी क्लोज कर सकते हैं वो, लेकिन इन द आइज ऑफ लॉ, इनकम टैक्स, अगर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, जीएसटी के साथ डील करना है, बैंक से लोन लेना है, गवर्नमेंट को अकाउंट शो करने हैं, तो आप सबको यूनिफॉर्मिटी फॉलो करनी होगी। यू ऑल हैव टू मेक योर अकाउंट्स फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। ये सब बातें जो यहाँ लिखी हुई हैं, वो एक राइटर की लिखी हुई है बेटा। आई एम ऑल्सो राइटर, आई एम ऑल्सो टीचर, तो मैं जो समझा रहा हूँ वही, वो सारे वर्ड्स है, बस वो लिखे हुए हैं, मैं वो आपको बोल के सुना रहा हूँ, वो मैच कर देगा। लिखना आपको है, और अभी तो फिलहाल लिखना भी नहीं आपको, आपको सिर्फ ये बातें सुननी है और समझनी है। आगे से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको लिंक करना है कि इसका लिंक अकाउंटिंग पीरियड के साथ है, बस यहां तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास वी विल टेक फ्रॉम कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओके।
आई थिंक थोड़ा सा लेट कर दिया मैंने, 5:15 से चलेगा ना? थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एवरीवन, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ। एनीथिंग एल्स? Thank you, sir. ओके, वेलकम बेटा, Thank you. वेलकम, गॉड Thank ब्लेस you, यू, sir. वेलकम।